हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं फिजिक्स का। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था क्रांतिक कोण के बारे में, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो हमने क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सघन माध्यम इससे विरल में जाती है और अगर इसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो आपतन कोण जो होता है वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि वह आपतन कोण सघन माध्यम के लिए जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए अपवर्तनांक में संबंध आपने पढ़ा था 1n2 बराबर 1 sin c, 1n2 बराबर 1 sin c, या 2n1 बराबर ये हमने पढ़ा था sin c के बराबर होता है। ठीक है, या इसके कोसेक c के बराबर भी हो जाता है। ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण आंतरिक पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें, ये मान बढ़ा दें, तो जब ये मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण बढ़ेगा। ये प्रकाश की किरण हमारी आपतन कोण बढ़ाने पर उसी माध्यम में लौट जाती है, और जब इसी माध्यम में लौट जाती है उसको परावर्तन कहते हैं। तो वापस उसी माध्यम में लौटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसका हम उपयोग अब बहुत सारी जगह उपयोग करते हैं। अब इसके अनुप्रयोग के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग। ठीक है, आप देखिए कांच है, कांच को आप जानते हैं, कांच अगर टूट जाए, उसमें दरार पड़ जाए, मान लीजिए कांच की कोई स्लेब है, ये कांच की स्लेब है और इसमें कोई दरार पड़ जाए, तो आप देखते हैं ये दरार जो होती है हमें चमकने लगती है। कारण क्या है इसका चमकने का, कि जब यहां पर कांच ब्रेक होगा, ब्रेकेज होगा, बीच में टूटेगा, तो टूटने पर इसके बीच में यहां पर ये वायु की परत आ जाएगी, यानी कि बीच में वायु खाली स्थान होगा और उस खाली स्थान में वायु आ जाएगी। और जब वायु आ जाएगी तो अब यहां से जब इस पर प्रकाश आपतित होगा, प्रकाश यहां से इस पर आपतित होगा, तो यहां से इसका इसमें न जाकर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यानी कि प्रकाश जाना चाहिए था इसके अंदर, स्लेब के अंदर, लेकिन यहां पर ये दूसरा माध्यम वायु आ गया, तो माध्यम से वायु में जाता है तो इसका कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो ये वापस लौट जाता है और हमें प्रकाश यहां से आता हुआ दिखाई देता है और हमें ये सतह जो होती है, ये सतह चमकदार दिखाई देने लगती है। ये सतह हमें चमकदार दिखाई देने लगती है। तो इस तरह ये हमारी चमकदार सतह दिखाई देती है। ठीक है, कांच की दरार जो होती है चमक लगते हैं। दूसरा प्रयोग, हीरे का चमकना। हीरा कैसे चमकता है? अगर मैं हीरे के अपवर्तनांक की बात करूं तो हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है और इसका जो क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण इसका 24 डिग्री होता है। जब प्रकाश हीरे के अंदर प्रवेश करता है, हीरे की आप शेप देखें तो हीरे की शेप इरेगुलर होती है, इस तरह, सॉरी पिरामिड होती है, इस तरह आप देखेंगे यहां पर ये ऐसे शेप होती है इसकी, हीरे की। जब हीरे में अलग अलग शेप होती है इसकी, तो जब हीरे में प्रकाश प्रवेश करता है हीरे के अंदर, क्योंकि प्रकाश बाहर से तो जाएगा, तो हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है तो इसमें आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है इसका, यानी कि अंतर जो होता है आंतरिक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जब 24 डिग्री से कोण कम हो जाता है, 24 डिग्री से कोण कम हो जाता है, तो जिधर कम हो जाता है वहीं से प्रकाश बाहर निकल जाता है। तो कुछ विशेष पृष्ठों से प्रकाश बाहर निकलता है और ये प्रकाश जब अंदर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है तो हमें हीरा जो होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा ये है। तीसरा इसका हम देखें कि जल में, अगर जल के अंदर परख नली रख दें तो परख नली हमें चमकीली दिखाई देती है। ये हमारा बीकर है और इसके अंदर हमने ये एक परख नली रख दी, यहां पर परख नली, और यहां पर इसमें हमने पानी भर दिया, यहां पर हमने इसमें पानी भर दिया, जल भर दिया इसमें। ठीक है, अब ये परख नली जो होती है हमें चमकदार दिखाई देती है। क्यों? इसका कारण क्या है? समुद्र में प्रवेश किया यहां से प्रकाश, यहां से जाने के बाद में इधर जाएगा अंदर में, यानी कि विरल से सघन में जाएगा, और विरल से सघन में जाएगा तो अब क्या होगा, ये हमारा अभिलंब अभिलंब झुकेगा और फिर अब ये इस पर टकराएगा, और यहां से टकराने पर अब यहां ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम वायु है, क्योंकि इसके अंदर वायु है।
ठीक है, तो वायु से इसमें जाएगा और जाने के बाद में क्योंकि दूसरा माध्यम आ गया और यहां ये कोण जो होता है क्रांति कोण से अधिक हो जाता है और क्रांति कोण से अधिक होने पर ये प्रकाश जो होता है हमारा इस दिशा में चला जाता है। सेकंड रे को मैं देखूं तो ये इस तरह, ये यहां से इस तरह चली जाती है, तो हमें प्रकाश कहां से आता दिखाई देगा, यहां से आता दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकाश ऐसे नहीं आएगा बल्कि यहां से आएगा, तो ये सतह हमें चमकीली दिखाई देती है। तो ये क्या हो जाता है, ये परखनली जो है ये अगर उसके अंदर रख दें तो हमें चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरह पेपर वेट में वायु के बुलबुलों का चमकना। कोई भी कांच की स्लेब होती है, पेपर वेट है, ये हमारा कोई पेपर वेट है। ठीक है, इस पेपर वेट में क्या होगा, अगर कोई बुलबुला आ जाए, अंदर कोई बुलबुला आ जाए तो बुलबुला वो हमें चमकता दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि कांच के अंदर बुलबुला आने पर यहां पर वायु आ जाएगी और ये माध्यम संघनन हो गया, व्रण हो गया। जब प्रकाश इस कांच के बुलबुले पर पड़ता है तो यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हमें बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके, इसके बाद रेगिस्तान की मरीचिका। आगे देखते हैं रेगिस्तान में जब आप कोई बहुत दूर कहीं पानी है लेकिन पानी हमें उस नजदीक दिखाई देता है, या पेड़ है बहुत दूर वो हमें नजदीक दिखाई देता है, यानी कि वहां पर है नहीं वहां पर दिखाई। जैसे गर्मियों के दिनों में आप देखते हैं जब आप उस रोड पर चलते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है तो आपको रोड पर ऐसा लगता है जैसे रोड पर पानी हो। ये धोखा होता है, वहां होता नहीं है, लेकिन उसके कारण वो हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह रेगिस्तान में हमें वो चीज दिखाई देती है, इसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब हम ऊंचे पेड़ से प्रकाश जो है बहुत ऊंचे पेड़ पर होता है तो वहां से जब आप देखते हैं, क्योंकि रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ने पर जो निचली सतह है उसका डेंसिटी जो होती कम हो जाती है। ये निचली सतह है, निचली सतह में इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि इसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो प्रकाश कोई बहुत दूर पेड़ से आ रहा है, ठीक है, आने के बाद यहां से इसका आंतरिक परावर्तन हो जाता है और जब आंतरिक परावर्तन होता है तो यहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई देता है और ये हमें पेड़ यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन वहां पर पेड़ होता नहीं है, लेकिन वो पेड़ हमें वहां पर दिखाई देता है। ये कंडीशन। इसी तरह ठंडे देशों में मरीचिका होती है। ठंडे देशों में मतलब जैसे समुद्र के ऊपर कोई नाव दूर है हमें दिखाई देती है, उसका कारण भी क्या होता है, उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु की बात करते हैं, ये क्या होता है, आजकल इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। देखिए हम संकेत हमारे दो तरह के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, आप टीवी में देखते हैं, प्रोग्राम देखने लगते हैं, कोई लाइव मैच हो रहा हो या लाइव कोई बात चल रही हो वो आपको दिखाई देने लगती है। अलग अलग जो हमारे वहाँ टेलीकास्ट सेंटर होते हैं, वहाँ स्टूडियो होते हैं, वहाँ से प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है और आप यहाँ बैठे देखते रहते हैं। तो ये हमारे दृश्य और श्रव्य दोनों इसमें संकेत होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं और हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं। तो इन्हें देखने के लिए क्या हो, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो इनके लिए यहाँ जो है प्रकाशिक तंतु का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकाशिक तंतु क्या है कि श्रव्य और दृश्य संकेतों को दूर तक, बहुत दूर तक संचारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। ये हमारा प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है, ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है हमारा। प्रकाशिक तंतु कहते हैं इसको या ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे, इसकी संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये जो होता है हमारा बहुत बारीक तार होता है, ठीक है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर व्यास का, लगभग कितना 0.1 मिलीमीटर व्यास का एक तार होता है। ये हमारा एक तार होता है, ये हमने ले लिया 0.1 मिलीमीटर व्यास का। इसका पूरा व्यास जो होता है 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, इसके अंदर 1.7 अपवर्तनांक वाला एक बेलन होता है।
1.7 अपवर्तनांक वाला बेलनाकार तार होता है, इसका अपवर्तनांक हम लेते हैं 1.7 और इसको हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रोड कहते हैं। ठीक है, ये तंतु होता है, यानी कि इसके अंदर 1.7 अपवर्तनांक का एक बेलनाकार तार होता है। अब इस बेलनाकार तार के चारों ओर, इस बेलनाकार तार के चारों ओर 1.5 अपवर्तनांक, इससे कम अपवर्तनांक का, इससे कम अपवर्तनांक का इसके चारों ओर लेप चढ़ा होता है, जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। क्या चढ़ा होता है इसको? इसके चारों ओर लेप चढ़ा होता है, जिसको हम क्लैडिंग या आवरण या पर्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके ऊपर जो है, इसके चारों ओर ऊपर यहां पर इस पर रबर चढ़ी होती है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की रबर, ब्लैक लाल या इस तरह की रबर चढ़ा देते हैं, जैसे केबल के ऊपर आप तार के ऊपर चढ़ा होता है, इस तरह ये बना होता है संरचना। अब इसमें होता क्या है, होता क्या है, इसको कंडीशन को समझिए क्या होता है। ये अपवर्तनांक ज्यादा है, ये अपवर्तनांक यहां पर कम है। इसकी क्रियाविधि क्या है? ये तो संरचना हो गई। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। क्रियाविधि क्या है? यहां से प्रकाश इस पर प्रवेश करता है, इस सिरे से प्रवेश करता है, आंतरिक सिरे से। अब ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, तो यहां से इस पर टकराता है, इस माध्यम पर, और किस पर टकराता है? ये क्रांति कोण से अधिक कोण पर टकराता है। ये अपना 1.7 है, ये 1.5 है। तो यह क्रांति कोण जो इसका क्रांति कोण होता है उससे ज्यादा कोण पर टकराता है। टकराने के बाद इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इस प्लस से टकराता है, इस प्लस से टकराने पर फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ऐसे। फिर जब इस प्लस से टकराता है तो फिर वहीं पर वही क्रांति कोण से अधिक होता है। तो जहां भी ये अंदर प्लस में टकराता है, उसका जो मान इसका जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण से अधिक होता है, तो ये क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। इस तरह ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता रहता है, और प्रकाश जो है फिर यहां से बाहर निकल जाता है, यहां प्राप्त कर ले जाता है। तो ये प्रकाश जो है बिना किसी ऊर्जा हानि के, यहां जब इसे प्रवेश करते हैं, यहां से इसको भेजते हैं, इसमें ऊर्जा हानि नहीं होती, यानी कि बिना ऊर्जा हानि के एक स्थान से बहुत दूर स्थान, जहां तक भी केबल बिछाएंगे वहां तक हम प्रकाश को भेज सकते हैं। और इन्हीं प्रकाशिक इसके द्वारा, डिजिटल कहलाते हैं, इन्हीं के प्रकाशिक के द्वारा हम संकेतों को भेजते हैं। इसी प्रकाश द्वारा हम संकेतों को, द्रव्य, दृश्य और श्रव्य संकेतों को भेजते हैं, और ये हमारा प्रकाशिक तंतु कहलाता है। अब इनका उपयोग आप देखते हैं, प्रकाशिक जो सजावट में लैंप इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बाजार में एक इस तरह का लैंप बिकता है, और उसमें बारीक बारीक ये यहां पर ऐसे तार निकले होते हैं, इस तरह ऐसे ऐसे, और यहां पर एक बल्ब लगा होता है। ठीक है, जब आप इस बल्ब को जलाते हैं तो जलाने पर यहां से प्रकाश जो है ये बाहर निकले, ये ऐसा लगता है जैसे इनके सिरे जो है ये चमक रहे हो, इनके सिरे चमक, तो यहां से प्रकाश बाहर निकलने लगता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रकाशिक तंतु ही होते हैं। दूसरा, दूर संचार में, टेलीकास्टिंग में हम उनको, या एक स्थान से, हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको भेजते हैं। ठीक है, प्रकाशिक संकेतों के प्रेक्षण में भी किया जाता है, संचार में। ठीक है, इस तरह इसका हम बहुत उपयोग करते हैं। दूसरा, मेडिकल साइंसेज में, यानी कि हमें शरीर के अंदर देखना है, पेट के अंदर देखना है, उनके अंदर देखना है, तो क्या करते हैं? प्रकाशिक तंतु के द्वारा उसको अंदर भेजते हैं, और वहां से प्रकाश डालकर प्रकाश को वापस प्राप्त करके उसकी स्क्रीन पर हम देख लेते हैं। ठीक है, पेट का अवलोकन हम कर लेते हैं, आंतों का अवलोकन कर लेते हैं, अमाशय का अवलोकन कर लेते हैं, जो ग्रास नली है हमारी, इसका अवलोकन हम कर लेते हैं। ये लाइट पाइप होता है, इसके द्वारा हम इसको भेजते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि लेंस किसे कहते हैं, पृष्ठ से अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के कारण अवतल और उत्तल पृष्ठ से हम कैसे उसके लिए सूत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।